हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? रोज़ रोज़ ये कैसे हो गुड मॉर्निंग और नमस्ते से तो देखो मैं उब गई हूँ, क्योंकि क्लासेस की बात हो तो अलग है और ये इस तरह से बड़ा फॉर्मल लगता है, लेकिन करे क्या। ज़िंदगी सच बताए तो फॉर्मेलिटीज़ का दूसरा नाम बन गई है। जो लोग पसंद नहीं आते उनके साथ मुस्कुराना पड़ता है, जो लोग अच्छे लगते हैं उनके साथ डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है, और साहित्य हमें ये सारी चीज़ें अपने सिलेबस के माध्यम से सिखाता है। आप किसी भी हिंदी की कविता को, किस्सा को, गज़ल को, कहानी को, उपन्यास को उठा के देख लीजिए, मानव स्वभाव से ये चीज़ें भरी हुई है। मानव की आंतरिक अभिव्यक्ति का, सूक्ष्म भावों का अभिव्यक्ति, प्रकटीकरण ही कविता है, वही साहित्य है। महादेवी के शब्दों में सुन लीजिए, या जयशंकर प्रसाद के शब्दों में सुन लीजिए, या मोहन राकेश के, नंदकिशोर आचार्य के, किसी के भी शब्दों में आप सुन लीजिए। पुराने आचार्यों की बात करें तो भी साहित्य जो है जीवन को धारण करता है, साहित्य जो है जीवन की व्याख्या करता है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो इस सारी चर्चा में हमारा नमस्ते दब गया, क्योंकि मैं वीडियो स्टार्ट करने के पहले रोज़ यही बात सोचती हूँ कि बस वही निकालना है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्ते, कैसे हो। अब बेकरारी से उस समय का इंतज़ार है जब हम फेस टू फेस, आमने सामने होकर पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, क्योंकि इसमें हम इंटरेक्ट नहीं कर पाते। बहुत कुछ आप पूछना चाहकर भी पूछ नहीं पाते, बहुत कुछ मैं आप लोगों की आंखों में देख नहीं पाती, लेकिन 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 जीवन रुकता नहीं है, काम करना ही है। मेरी माँ हमेशा कहा करती है, दर्जी ने जब तक जीना तब तक सीना। तो जब तक जिंदा है तब तक खाएंगे, पिएंगे और काम भी करेंगे। तो उस काम को जब हम खेल बना लेते हैं तो मज़ा आने लगता है। मेरे लिए पढ़ना और पढ़ाना दोनों हमेशा आनंद देने वाली चीज़ों में रहे, और तुम लोगों से भी हमेशा वही उम्मीद की कि पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही, जो मेरे स्टूडेंट टीचर बन चुके हैं, पढ़ा भी रहे, पढ़ भी रहे, तो दोनों ही चीज़ें हमारे लिए आनंददायी हो तो कहना ही क्या है। तो हम वापस उस टॉपिक पे आते हैं जिसको हमने छोड़ रखा था, आधुनिक हिंदी कविता संकलन। इसमें से मैथिली शरण गुप्त की हमने तीनों कविताएं पढ़ ली। निर्बल का बल, कुछ न पूछ मैंने गाया, और यहाँ बाहर लिखा मैंने गाया और नाम है मैंने क्या गाया, और तीसरी जीवन का अस्तित्व। पहला चैप्टर निपटाने के बाद में मैं आखिरी चैप्टर पे पहले क्यों आई हूँ, ये मैं इसके जस्ट पहले के वीडियो में बता चुकी हूँ। हम लोग अपने आखिरी चैप्टर में हैं जो नंदकिशोर आचार्य की बात करता है। नंदकिशोर आचार्य के काव्य में क्या खासियत है, क्या खूबियाँ हैं, इस पर मैं 2 अलग अलग वीडियोज डाल चुकी हूँ। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उन दोनों वीडियोस को देखेंगे। एक तो कल वाला वीडियो जिनमें हमने कहीं भी समतल नहीं है शहर, ये कविता की थी, और इसके पहले सेपरेटली एक वीडियो सिर्फ नंदकिशोर आचार्य की काव्यगत प्रवृत्तियों पर डाला था, वो आप देखिएगा। आज मैं शॉर्ट में बता दूंगी कि 1945 में इनका राजस्थान के बीकानेर ज़िले में जन्म हुआ था। संप्रति ये हैदराबाद में है। इनकी कविताओं में राजस्थान के मिट्टी, पानी, रेत, आंधी, हवा, बबूल, कांटे, नागफनी, इन सब के चित्र बहुतायत में मिलते हैं, लेकिन बोरियत भरे नहीं हैं। हर कविता में इनके बिंबों में दोहराव के बावजूद एक ताजगी है, क्योंकि राजस्थान के रेतीले परिवेश के टीलों की खुशबू को, खूबसूरती को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से उभारा है, क्योंकि उसमें खेले हैं, कूदे हैं, रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी आपको इनकी कविताएं बोर नहीं करेगी। इसके अलावा इनकी मेरी पसंद की कविताओं में से कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, और घरौंदा है। घरौंदा पहले हमारे पाठ्यक्रम में चलती थी, कुछ भी तो नहीं इस बार हमारे पाठ्यक्रम में चलती है। जल है जहाँ वह एक समुद्र था, शब्द भूले हुए, आती है जैसे मृत्यु, ये इनकी काव्य कृतियों के नाम है, काव्य संकलनों के नाम है। बात करते हैं हम इनकी कविता जो हमारी क्लास में चलती है, कुछ भी तो नहीं।
छोटी सी कविता है, बड़ा गंभीर अर्थ है। पहले कविता पाठ करूंगी, फिर उसकी व्याख्या। कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, न बचपना, न समझदारी, न दोस्ती, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार, न तंदुरुस्ती, न बीमारी, न हंसना, न रोना, न नींद, न जागना, न रेंगना, न तनकर खड़े रह पाना, कविता भी नहीं। न कामदी हुआ, न त्रासदी ठीक से जीवन, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा तो ना। कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ, ये एक कवि की नहीं, हम सबकी भी पीड़ा है कि हम एक अधूरेपन को जीने के लिए अभिशप्त हैं। आप यूं कह लीजिए कि मोटा खाना, मोटा पहनना, ये पुराने पुरखों के साथ चला गया। आज के मनुष्य के पास स्ट्रगल, भागदौड़, अतृप्तियां बची हैं और जिनसे वो निवृत्त नहीं हो सकता। निवृत्ति और प्रवृत्ति के बीच झूल जरूर सकता है, मुक्त और संयुक्त के बीच घूमता है, रिश्तों में लगाव और तनाव के बीच की नियति से गुजरता है। किसी भी तरह से परम तत्व परमानंद की प्राप्ति को प्राप्त करना आकाश कुसुम सा ही है आजकल। ये कविता आधुनिक मानव की उसी संतप्त हृदय की पीड़ा का चित्रण करती है। कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। ठीक से कभी कहते हैं कुछ नहीं हुआ। विधि विधान से, सिस्टमेटिक तरीके से हम एडमिशन लेते हैं या विवाह करते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश इन नियम विधानों के तरह होता है, बैंकों में काम उस तरह होता है, लेकिन जीवन तो सिस्टमेटिक नहीं चला। बचपना ठीक से नहीं हुआ। बचपने में बड़ों तक की तरह रहना पड़ा। क्या इतना बड़ा हो गया और ऐसी हरकत करता है। न समझदार हुए तो चूंकि जो जी नहीं पाए वो लौट के उधर लेके जाता है। बड़े होने के बाद बचपना बरकरार रहा। न ठीक से दोस्ती हो पाई, जिंदगी के कह दीजिए उसूलों के चक्कर में, लोग क्या कहेंगे के चक्कर में। न ठीक से दुश्मनी हुई कि लड़ने का स्वभाव नहीं था, लेट इट गो, चलो जाने दो। तो न ठीक से दोस्ती, न ठीक से दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार। प्रेम करना हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। प्रेम भी नहीं किया गया, न परिवार बनाया गया। परिवार बन गया तो बीहड़ों में मन भटकता रहा, बीहड़ों में रहे तो लौट आने की बनी रही। न तंदुरुस्ती, न बीमारी। थोड़े से असंपृक्त रहे चीजों से तो बहुत बीमार भी नहीं पड़े, लेकिन असंपृक्ति ने जो एक रोग दिया वो ठीक से तंदुरुस्त भी नहीं रहने दिया। न हंसना, न रोना। हंस रहे थे तो कोई पीड़ा याद आ गई, रोने लगे तो कोई आनंद का पल याद आ गया। न नींद, न जागना। सोने लगे तो अतृप्त लालसाओं ने, कामनाओं ने, अधूरे सपनों ने जगा दिया। जगे तो उनिंदापन, बोझिल पलके सताते रहे। न रेंगना, न तनकर खड़े रह पाए। रीढ़ की हड्डी सलामत थी तो कॉर्निश नहीं कर पाए, जुहार नहीं लगा पाए, लेकिन व्यवस्थागत खामियां सामने इस तरह टकराती रही कि तनकर खड़े हो पाना भी अस्तित्वमान रहने के लिए मुश्किल हो गया। कविता भी नहीं हुई, जीवन कविता नहीं हो पाया। जीवन न ट्रेजिक हो पाया, न कॉमिक हो पाया, न त्रासदी हो पाई जीवन में, न कामदी हो पाई। इसलिए कवि डरते हैं कि ठीक से मरूंगा तो सही, कि सिस्टमेटिक तरीके से, व्यवस्थित ढंग से मृत्यु का तो वर्ण कर पाऊंगा मैं। जीवन ठीक से नहीं हुआ, बचपना नहीं जी पाए, समझदारी नहीं जी पाए। समझदारी में बचपना याद आता रहा, बचपने में समझदारी याद आती रही। बीमारी में तंदुरुस्ती का अनुभव होता रहा, तंदुरुस्ती में बीमारी याद आती रही। न दोस्ती कर पाए ठीक से, न दुश्मनी कर पाए ठीक से, न रेंगना आया, न तनकर खड़े रहना आया। जीवन न कविता हुआ, न ट्रेजिक हुआ, न कॉमिक हुआ, न त्रासदी हुआ, न कामदी हुआ। कुछ भी तो नहीं हुआ ठीक से, सब कुछ अपूर्ण, अतृप्त। इसलिए आज तक की
जिंदगी को देखते हुए, अब तक के जीवन को देखते हुए, अब तक के अनुभवों को देखते हुए कवि को लगता है कि क्या वो मरेंगे तो सही ठीक से? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सबके सामने। नई कविता में ऐसी सारी चीज़ें आती हैं जो हम सबके सामने एक सवाल बनकर खड़ी हो जाती है। बहुत खासियत है नई कविताओं की कि ये छोटी सी होती हैं लेकिन बड़ी बारीक बातें इनमें छुपी होती हैं। शक्तिमान एक सीरियल आता था पहले, उसमें लास्ट में बताते थे छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। मुझे अक्सर कविताओं के लिए याद आती हैं चीज़ें। 2 पंक्ति के शेर में ऐसी बात दे देंगे कि हमें समझ नहीं आता कि क्या लिख दिया इसने। एक शेर याद आ गया मुझे इस बात पे। एक ऐसे दौर में जब नींद आना मुश्किल है, एक ऐसे दौर में जब नींद आना मुश्किल है, वो कौन शख्स है जो ख्वाबों की बातें करता है। ठीक इसी तरीके से छोटी सी कविता है, लेकिन देखिए कुछ भी तो नहीं ठीक से हुआ। न बचपना, न समझदारी, न दोस्ती, न दुश्मनी, न प्रेम, न परिवार, न तंदुरुस्ती, न बीमारी, न हंसना, न रोना, न नींद, न जागना, न रेंगना, न तनकर खड़े रह पाना। कविता भी नहीं। न कामदी हुआ, न त्रासदी, ठीक से जीवन, इसलिए डरता हूँ ठीक से मरूंगा तो नहीं। अंतिम पंक्तियों में कवि साधारणीकरण तक पहुंच जाते हैं, यानी हमें अपने आप का लेखा जोखा लगने लगती है, अपने जीवन का खुद का लेखा जोखा ये कविता लगने लगती है। और यही एक कवि की सबसे बड़ी सफलता है कि जब वो कविता लिख नहीं पाता, लिखता नहीं है, लेखन के पूर्व कविता उसका व्यक्तिगत पुंज होता है, व्यक्तिगत खजाना होता है। लेकिन जैसे ही कविता वो लिख देता है, वो छप जाती है या कुछ लोगों तक पहुंच जाती है, कविता व्यक्तिगत नहीं रह जाती, सामाजिक हो जाती है। और कविता ही नहीं, साहित्य की हर विधा, आपने नहीं लिखी तब तक वो आपकी है, आपने लिख दी किसी को नहीं बताई तब भी आपकी है, लेकिन जैसे ही आपसे दूसरों तक पहुंची, एक से अनेक तक पहुंची, वो सामाजिक हो जाती है। अगर उसमें भाव संप्रेषणीयता है, उसमें ऐसे सूक्ष्म अनुभव, एहसास आए हैं जो किसी को भी अपने लग जाएं, ये उस कवि की सबसे बड़ी सफलता है, ये उस साहित्यकार की सबसे बड़ी सफलता है। और नंदकिशोर आचार्य की ये कविता अपने इस गुण को पूरी तरह समाहित करती है, वैयक्तिकता से सामूहिकता तक पहुंच गई। हालांकि यह है वैयक्तिक कविता, आधुनिक मानव की, अजनबीपन की, अकेलेपन की, घुटन और कुंठा की, त्रासदी की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। मूल रूप में ये कविता वैयक्तिक ही है, लेकिन ये वैयक्तिक कविता जब बहुत सारे लोगों को अपनी लगने लगे तो ये एक सामूहिक सत्य बन जाती है। ऐसी कविताएं खुश नहीं करती हमें, ऐसी कविताएं हमें एक प्रकार के सूनेपन से भर देती है, एक प्रकार के खालीपन से भर देती है, ढेर सारे सवालों को हमारे बीच में छोड़ जाती है। लेकिन बात यही है कि कविताओं का काम सिर्फ मनोरंजन नहीं है, कविताओं का काम है हमें कुरेद देना, हमें छील देना, हमें इटका सा खड़ा रहने देना, और वह काम इस कविता ने किया है। इस कविता की व्याख्या आ जाए तो प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या और विशेष, ये 4 सोपानों से हमें गुजरना है। और प्रसंग में हम क्या लिखेंगे? कवि और कविता का नाम। प्रस्तुत पद्यांश पाठ्य पुस्तकों में संकलित नई कविता के प्रमुख कवि नंदकिशोर आचार्य की आधुनिक मानव की त्रासदी पर आधारित कविता कुछ भी तो नहीं से उद्धृत है। देखिए, हमें कवि के नाम के पहले एक विशेषण जोड़ना है, आधुनिक काल के आधुनिक कविता या नई कविता, और एक विशेषण हमें हमारी कविता के पहले जोड़ना है। यह हमें अट्रैक्ट करवाएगा। जो कॉपी चेकर हैं, जो इवेल्युएशन करेंगे, उनको समझ में आएगा कि हम जान रहे हैं कि हमारे कवि की खासियत क्या है और हमारे इस गद्यांश की खासियत क्या है, पद्यांश की खासियत क्या है। फिर हम व्याख्या, फिर गद्यांश की, प्रसंग के बाद संदर्भ में हमें ये बताना है कि ये कविता किस विषय पे आधारित है। तो इतना कुछ तो मैंने बताया अभी। यह कविता आधुनिक मानव के जीवन की भागदौड़ को रेखांकित करती है, इतना हमारा संदर्भ है। और फिर वो सब कुछ जो मैंने बताया वो व्याख्या में आ जाएगा। व्याख्या का मतलब ही है शब्द बदल देना, अर्थ वही रखना। और उसके बाद विशेष में हम एक तो जो संदर्भ में लिखे थे वही पंक्ति उठा देंगे। कवि
कि अपने जीवन के माध्यम से आधुनिक मनुष्य की दिनचर्या और जिंदगी को उभारा गया है। दूसरा भी हम यही लिखेंगे, जो लोग बहुत अधिक सृजनशील होते हैं, जो लोग बहुत अधिक अंतर्मुखी होते हैं, जो लोग बहुत अधिक सोचते हैं, उन लोगों के लिए जीवन किस तरह का होता है, वो जीवन को किस तरह से देखते हैं, इन पंक्तियों में कवि ने उस पर प्रकाश डाला है। तीसरा है भाषा। भाषा इसकी सारगर्भित है, प्रासंगिक है, प्रवाहमयी है, मतलब भाषा में फ्लो है, भाषा कहीं रुकती नहीं है, भाषा अपनी बात एकदम आराम से कहती है। और चौथा है शैली। शैली इसकी मार्मिक है, विश्लेषणात्मक है। इस प्रकार से हमारा एक 8 नंबर का व्याख्या का प्रश्न पूरा होता है और 20 नंबर का इस कविता की मूल भावना का प्रश्न पूरा होता है। अगर आप इस वीडियो को 1 से ज़्यादा बार देखेंगे तो आपके 20 नंबर के निबंधात्मक प्रश्न और 8 नंबर के व्याख्या के प्रश्न का उत्तर तैयार समझिए आप। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बीए पार्ट 3 के फाइनल के फर्स्ट पेपर के लिए। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि मेरी मेहनत को जाया मत होने देना, मेरी मेहनत को निष्फल मत होने देना। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। इस टॉपिक के साथ मैं अपना वीडियो बंद करती हूँ। अगले टॉपिक में अगली कविता के साथ में मैं फिर हाजिर होती हूँ। बाय, हैव ए नाइस डे।